हेलो एवरीवन। हम आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अब तक हम बात कर चुके हैं कौन कौन से पर्सन लाइबल है कंपलसरी। सेक्शन 22 और 24 और सेक्शन 23 बताएगा कि कौन कौन से पर्सन है विच आर नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो आफ्टर स्टडिंग 22 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एंड 23 नॉट लाइबल, अब हम आते हैं सेक्शन 25 पे। सेक्शन 25 ये बोलता है कि जिन पर्सन को रजिस्ट्रेशन करवाना है 22 और 24 में, तो रजिस्ट्रेशन कितने दिनों में कराना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा, सिटी वाइज होगा, एरिया वाइज होगा, या स्टेट वाइज होगा, या पूरे इंडिया का रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा। तो ये सारे प्रोविजंस हम लोगों को बड़े डिटेल्ड में पढ़ने हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 25 सबसेक्शन 1। सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 में जो पहला पॉइंट है, इसे अपन बोल सकते हैं 2 पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। तो पहले पॉइंट की यदि हम बात करें तो यदि कोई पर्सन सेक्शन 22 या 24, मेनली 22 के अंदर 22(2) भी आता है, 22(3) भी आता है, 22(4) भी आता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो समझ में भी आ गया होगा। एग्जाम के पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर इन ए फाइनेंशियल ईयर। एग्रीगेट टर्नओवर इन ए फाइनेंशियल ईयर मोर देन ₹20 लाख, 10 लाख और 40 लाख रुपीज, देन वो पर्सन लाइबल टू बी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। और 24 के अंदर तो बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा। इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, जिसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्जाम्पशन भी माइंड में घूमनी चाहिए। समझ में आ गया होगा, हमने डिटेल में पढ़ लिया था। इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। वहीं एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि यदि आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो सर्विसेज की तो यू आर नॉट लाइबल प्रोवाइडेड। वो पूरा अपन पढ़ चुके हैं, अपन अभी ये बात नहीं करेंगे। अभी हम ये बात करेंगे कि जो भी पर्सन लाइबल है 22 24 के ना, फाइनली आफ्टर एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन कंसिडर करने के बाद जो भी 22 24 के अंदर जो भी लाइबल हैं, इन्हें रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका एक प्लेस ऑफ बिजनेस जयपुर में और दूसरा प्लेस ऑफ बिजनेस आपका मुंबई में है, तो जहाँ जहाँ आप लाइबल हुए हो उस स्टेट में, यदि मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस यदि जयपुर में है तो मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा राजस्थान में, और यदि मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस यदि मुंबई में है तो मुझे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा महाराष्ट्र में। मतलब आपका जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो स्टेट वाइज होगा और यूटी वाइज होगा। मतलब इन एवरी स्टेट, और स्टेट में और यूटी में, इन एवरी स्टेट और इन एवरी यूटी वेयर यू आर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड तुम्हें पता है कि सेक्शन 22 और 24 के अकॉर्डिंग होता है। लाइबल टू बी रजिस्टर्ड आपका सेक्शन 22 24 के अकॉर्डिंग होता है। और मुझे अब तक पता है कि तुम लोगों को टिप्स पे याद हो गया है। तो जो पर्सन 22 और 24 के अंदर लाइबल हैं, जिस दिन लाइबल हुए, चल लाइबल मतलब जैसे आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 20 और 40 लाख से ज़्यादा हुआ, या इंटर स्टेट आपने टैक्सेस सप्लाई कर दिया 24 का, कोई और पॉइंट एप्लीकेबल हो गया, तो देन आपको क्या करना पड़ेगा, दो बातें याद रखनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, जहाँ जहाँ आप लाइबल हुए हो, इन एवरी स्टेट और यूटी, उन स्टेट में और यूटीज में आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा विद इन 30 डेज। फॉर एग्जाम्पल, आपने अप्रैल में बिजनेस स्टार्ट किया, अप्रैल के अंदर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपीज़ को क्रॉस नहीं करता, प्रोवाइडेड दैट 20 लाख का लिमिट है, 40 लाख का लिमिट नहीं है। तो अप्रैल के अंदर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा नहीं है, आपका मई के अंदर भी 20 लाख से नहीं है, लेकिन हुआ क्या, 25 जून को आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस कर गया। जिस दिन आप लाइबल हुए, जिस दिन आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस करता है, विद इन 30 डेज 30 दिनों के अंदर आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि मैंने बोला कि 25 जून को, तो 25 जून को यदि मेरा एग्रीगेट टर्नओवर का अमाउंट यदि 20 लाख को यदि क्रॉस करता है, तो 25 जून के बाद मुझे 30 दिनों के अंदर मुझे क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए मैं लाइबल हूँ, मुझे विद इन 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। विद इन 30 डेज के अंदर मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा, विद इन 30 डेज मुझे क्या करना होगा, अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
सर ये मेरा रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा? उन स्टेट और यूटीज में होगा जहां आप लाइबल हो। ये रजिस्ट्रेशन आपका स्टेट वाइज और यूटी वाइज होगा। इन एवरी स्टेट और यूटी वेयर यू आर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। यदि मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस यदि दिल्ली में है तो मैं राजस्थान में क्यों रजिस्टर्ड कराऊं? यदि मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस यदि मुंबई में है तो मैं राजस्थान में क्यों रजिस्टर्ड कराऊं? ऑब्वियसली जहां आप लाइबल हो, आप कहाँ लाइबल हो? जहां से आप बिजनेस करते हो, जहां से आप सप्लाई करते हो, जहां आपका पीओबी है, प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो जहां आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, जहां से आप बिजनेस को रन करते हो, जहां से आप सप्लाई करते हो, और यदि वहां से यदि आपका एग्रीगेट टर्नओवर या 24 के रीजंस जो भी एप्लीकेबल हुए, तो देन आपको क्या होगा? आप लाइबल हो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, विद इन 30 डेज, और उस स्टेट और यूटी में जहां लाइबल हो। सर पहला पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत इजी है, तुम चाहो तो एक बार रीड कर सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एवरी पर्सन लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24, देन वो उन स्टेट और यूटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराएगा जहां वो लाइबल है। विद इन 30 डेज के अंदर वो अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराएगा। इसका मतलब ये हुआ कि विद इन 30 डेज के अंदर उसे अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन। हमने बोला विद इन 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, लेकिन हमने दो लोगों को मना किया पॉइंट नंबर 2 में। वन इज अ CTP, अनदर इज अ NRTP। ये सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 क्या प्रोविजन बताता है? ये प्रोविजन बताने से पहले हमें समझना पड़ेगा CTP NRTP। फुल 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 सुनना, बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग। आज की क्लास इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखी जाएगी क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। मैंने यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में दो टर्म्स की बात की है। वन इज अ CTP NRTP। थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाना इन वर्ड में, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ऐसा प्रोविजन क्यों बना है। तो अभी हम एक बार क्या करते हैं, मैं इस पॉइंट पे आने वाला हूं, लेकिन इस पॉइंट पे आने से पहले जो जरूरत है वो बताता हूं। पहले ये तो समझ में आ जाए कि प्रोविजन क्यों बना, वो तो समझ में आ जाएगा। पहले ये तो समझ में आए कि टर्म का मतलब क्या है। CTP कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल कभी कभी, कभी कभी, ओके। ना 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 ना, अभी जाएंगे, बड़ा मजा आने वाला है, डिटेल में जाने वाले हैं। लेकिन ये जो टर्म यूज की गई है, इस टर्म को बार बार बोलो। कैजुअल कभी कभी, ओकेजनली कभी कभी, कभी कभी दिल चाहता है, दिल नहीं चाहता है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक एग्जांपल दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है, मैं और रियल एग्जांपल भी दे सकता था लेकिन मैं दिया नहीं। तो मैंने क्या किया, जनरल एग्जांपल दे दिया। डेट इज ABC कंपनी। ABC कंपनी मुंबई की कंपनी है। तो ये मुंबई के अंदर रजिस्टर्ड है, मुंबई के अंदर इसका वर्किंग है। तो हुआ क्या, जयपुर के अंदर किसी ने एग्जीबिशन लगाई या ट्रेड फेयर लगाया, तो इन्होंने क्या किया, 1 महीने के लिए अपनी स्टॉल लगा दी जयपुर के अंदर। मुझे पता है कोविड-19 के अंदर पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन अपन जनरली बात कर रहे हैं, कोविड-19 की बात नहीं कर रहे हैं। किसी के दिमाग में सर कोई कैसा स्टॉल लगाएगा इस टाइप, इस समय की बात नहीं हो रही, जनरल बात हो रही है। कंपनी मुंबई की है, उसका मुंबई के अंदर प्लेस ऑफ बिजनेस है, मुंबई के अंदर बहुत अच्छी सेल है। उसने प्लान किया कि अपन थोड़ा सा धंधा जयपुर से भी कैप्चर कर ले। तो कंपनी कहाँ की है, बड़े ध्यान से देखना बेटा, तुमसे बात कर रहा हूँ, यह इधर उधर नहीं देखने का, सामने देखने का। ये मुंबई की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? ये मुंबई की कंपनी है। और ये जो मुंबई की कंपनी, इसका नेम है ABC कंपनी। तो ये मुंबई के अंदर रजिस्टर्ड है, ये मुंबई के अंदर रजिस्टर्ड है, मुंबई के अंदर अपना बिजनेस करती है। इन्होंने 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए जो एग्जीबिशन लगा, उन्होंने अपनी स्टॉल भी लगा दी। अब जब वो मुंबई वाले जयपुर आए, अब जयपुर में जब उन्होंने एग्जीबिशन लगाई तो वो प्रोडक्ट बेचेंगे। ध्यान से देखो, देयर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर। यहाँ पे झूले वूले बहुत सारे दिए हुए हैं। तो एक सिंपल सी बात है, ये कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? मुंबई की कंपनी है। मुंबई की कंपनी है तो मुंबई की कंपनी ने क्या किया, जयपुर के अंदर जो एग्जीबिशन लग रही थी एल्बर्ट हॉल के अंदर, वहाँ पे उन्होंने अपनी स्टॉल लगाई। सर कितने दिनों के लिए आई है? 15 दिन। स्टॉल मतलब एग्जीबिशन कितने दिन की होती है? 15 दिन, 20 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, जो भी है। तो आप 15-20 दिन, 1 महीने के लिए आए हो, आपने अपनी स्टॉल लगाइए। और स्टॉल जब आप बताइए 15-20 दिन, 1 महीने का जो भी आपका टाइम कंप्लीट होगा, तो अपना बोरा बिस्तर लेके वापस आप कहाँ चले जाओगे? मुंबई। या जितना भी आप माल लेके आओ बेच दोगे।
ओके, कभी कभी, कभी कभी, इसका मतलब परमानेंटली नहीं आए हो आप। मुंबई के अंदर आपका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, मुंबई के अंदर आपका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, आपकी दुकान है, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है। जयपुर के अंदर आपने कोई दुकान ओपन नहीं की, कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं किया, आपने अपनी एक स्टोर ओपन की जो 1 महीने के बाद गायब। इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रॉपरली मुंबई के अंदर बिजनेस कर रहे हो, आप मुंबई के अंदर बिजनेस कर रहे हो, मुंबई में आप सप्लाई करते हो, लेकिन आप जयपुर में भी आए हो, जयपुर में भी आए हो। 1 महीने के लिए आपने अपनी स्टोर ओपन किए, तो 1 महीने के लिए आप जयपुर से भी माल बेच रहे हो। तो जब जयपुर से भी माल बेच रहे हो तो जयपुर की गवर्नमेंट बोलती है हमें भी तो जीएसटी मिलना चाहिए, आप जयपुर से भी तो माल बेच रहे हो। बात तो बिल्कुल सही है। मैं इस समय ये नहीं बता रहा कि यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि लॉ मेकर्स ने ऐसा प्रोविजन क्यों बनाया। रीजन समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट बोलती है भैया जयपुर में आपने स्टोर लगाई है, माना कि आपका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस जयपुर में नहीं है, लेकिन जयपुर से भी आप सप्लाई कर रहे हो ना, माना कि 1 महीने के लिए कर रहे हो, कर तो रहे हो ना सर, कर तो रहे, तो हमें भी जीएसटी दो। भैया मैं तो 1 महीने के लिए आया हूं, तो एक काम करो 1 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इन द फॉर्म ऑफ सीटीपी। समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट क्यों बनाया गया। एग्जाम्पल को बार बार देखोगे, यहाँ पे डेफिनेशन भी दे रखी है, मैं आऊँगा, लेकिन खो जाओ। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को लोग के स्टाइल में पढ़ने लग जाते हैं। ए पर्सन वोकेशनली नहा, यदि आप लैंग्वेज रीड करोगे, कुछ कंसेप्ट में लैंग्वेज रीड करनी पड़ती है, मजबूरी होता है, क्योंकि आप एक डिटेल में जा नहीं सकते, लेकिन जनरली 80% हमेशा कंसेप्ट में ट्राई किया करो, कभी भी आपको रीड नहीं करना पड़े, बस भावनाओं में बह जाओ, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है। यदि कंटेंट को याद करोगे कंटेंट याद नहीं होगा, और यदि भावनाओं में भेजाओगे तो भावनाएं हमेशा याद रहेगी। आपको समझना पड़ेगा मुंबई की कंपनी है तो मुंबई में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, मुंबई में उसकी दुकान है जहाँ से वो माल बेचते हैं, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो वहाँ पे वो रजिस्टर्ड है। यहाँ पे वो सिर्फ 15-20 दिन के लिए अपनी एक स्टॉल लगाई और उस स्टॉल से वो क्या कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो बोल रही है भैया 15 दिन के लिए ही आप आए हो, आप 1 महीने के लिए आए हो, 7 दिन के लिए आए हो, लेकिन यहां से भी माल बेच रहे हो ना, यहां से भी सप्लाई हो रही है ना। और जब जयपुर और राजस्थान से भी सप्लाई हो रही है तो यहां भी हमें जीएसटी पे करो, और जीएसटी कैसे पे करोगे, तो यहां भी रजिस्ट्रेशन कराओ। तो रजिस्ट्रेशन किस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, क्योंकि आपका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस जयपुर में नहीं है, क्योंकि आप परमानेंटली थोड़ी आए, तो हम आपका रजिस्ट्रेशन परमानेंटली करने वाले भी नहीं है। आप 7 दिन के लिए आए हो, 15 दिन के लिए आए हो, 20 दिन के लिए आए हो, तो आप एक काम करो, आप आओ और रजिस्ट्रेशन करवा लो। सर अभी आपने बोला कि रजिस्ट्रेशन आपको 30 दिनों में कराना पड़ता है। मैं लाइबल कब हुआ, जब मैं यहाँ पे आया, जब मैं यहाँ पे आया तो मैं आज आया, कहाँ से आया, उड़ के आया, मुंबई के अंदर दुकान थी, जयपुर में आ गया, मैं आया, ये मेरी एग्जीबिशन है, उसमें मैंने अपनी स्टॉल लगाई, कितने दिनों के लिए बेटा, 7 दिनों के लिए। मैं आज लाइबल हूं, 7 दिनों के लिए मेरी एग्जीबिशन है, 7 दिन बाद मुंबई आ गया मैं। तो सर आप कहना क्या चाह रहे हो, इसका मतलब ये कि यदि 30 डेज वाला प्रोविजन यदि आप सिटी के लिए भी अप्लाई करोगे तो 30 डेज वाला कंसेप्ट सिटी के लिए कैसे अप्लाई होगा, क्योंकि 7 दिन के बाद तो वो मुंबई आ गया, जयपुर में तो कुछ भी नहीं है, क्या करेगा रे तू। समझना पड़ेगा प्रोविजंस क्यों बनते हैं। फुर 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 उड़ गया है वो, आया था जयपुर में 10 दिन के लिए, फिर चला गया मुंबई वो। तो 30 डेज का कंसेप्ट कैसे अप्लाई करें, क्योंकि जो एग्जीबिशन होती है कहीं 3 दिन की होती है, कहीं 7 दिन की होती है, कहीं 1 महीने की होती है, कहीं 2 महीने की भी एग्जीबिशन लगती है। मार्केट है, बड़ा मार्केट है, लेकिन अपन ऐसे थोड़ी कर सकते 3 दिन के लिए अलग, तो हमें लगा कि कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि 30 डेज वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये आया 7 दिन के लिए, ये आया 7 दिन के लिए, ये आया 3 दिन के लिए, और आज लाइबल हुआ और 3 दिन बाद फिर हो गया, और आप बोलो 30 डेज के अंदर कभी भी। अब जब मेरा धंधा पानी सब हो गया, अब कर ले जो करना है तेरे को। पहले कंट्रोल किया जाता है, बाद में नहीं किया जाता। नॉर्मली हमें पता है
कि आप बिजनेस करोगे सालों साल के लिए। तो हमने बोला जिस दिन आप लाइबल हो, जिस दिन आप लाइबल हो, आप विद इन 30 डेज के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करा लो। लेकिन यदि आप सीटीपी हो, कौन हो? यदि आप सीटीपी हो तो सीटीपी के लिए हम ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो फुल मुंबई चला गया। हैदराबाद की कंपनी थी, दिल्ली आई और 15 दिन के अंदर वापस हैदराबाद चली गई, फिर कैसे पकड़ोगे उसको? तो हमने बोला जिस दिन आप मुंबई के हो, आप जयपुर के अंदर अपना बिजनेस कमेंस कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ स्टॉल, तो जिस दिन आपका बिजनेस कमेंस होगा उसके 5 डेज पहले आपको क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मैंडेटरी, मतलब बाद में नहीं होगा। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? जिस दिन आप लाइबल हो, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? जिस दिन आप लाइबल हो, उस लाइबल होने के 30 डेज के अंदर आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करवा लो। लेकिन क्या देखो, नॉर्मल कंसेप्ट क्या है अपना, वैसे समझ में आ गया। फिर भी यदि कोई पर्सन है ना, समझना बात, लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सर पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन क्यों हुआ? ड्यू टू द रीजन ऑफ सेक्शन 22 या ड्यू टू द रीजन ऑफ सेक्शन 24। जिस दिन भी वो लाइबल हुआ उस डेट से विद इन 30 डेज, जिस दिन वो लाइबल हुआ उसके 30 डेज के अंदर उसे क्या करना होगा? अप्लाई करना पड़ेगा फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन एक्सेप्शन है फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सीटीपी। जिनको अभी भी समझ नहीं आया कोई टेंशन नहीं है, सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एक बार देख लो। ये एग्जांपल देके काफ़ी समझ में आ रहा होगा। एक बार इसकी डेफिनेशन भी फॉर्मेलिटी के लिए अपन पढ़ लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन तो वैसे भी आपको याद हो गई कि इसका प्लेस ऑफ बिजनेस मुंबई में है, जयपुर के अंदर कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, लेकिन जयपुर में आके ये सप्लाई कर रहा है ओकेजनली, कभी कभी हाया माल बेचा वापस से उड़ गया। एक बार लो में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सेक्शन 2 क्लोज 20, सीटीपी मीन्स ए पर्सन वो ऑकेजनली अंडरटेक द ट्रांजैक्शन ऑफ, जरूरी नहीं गुड्स, मैंने गुड्स की बात कभी नहीं की, मे बी गुड्स, मे बी सर्विसेज, मे बी बोथ, इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वेदर एज ए प्रिंसिपल, चाहे प्रिंसिपल के फॉर्म में हो चाहे एजेंट के फॉर्म में हो, इन एनी अदर कैपेसिटी हो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये कि प्रिंसिपल के फॉर्म में हो, एजेंट के फॉर्म में हो, माल खरीद के कर रहा हो, किसी फॉर्म में हो, कोई इफेक्ट नहीं करता। इंपॉर्टेंट तो ये कि आपका प्लेस ऑफ बिजनेस मुंबई में है, आपका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस, कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस जयपुर में नहीं है, लेकिन जयपुर से आप सप्लाई कर रहे हो, तो जयपुर के लिए आप क्या माने जाओगे? सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इन ए स्टेट और यूटी। मतलब कहाँ से माल बेच रहे हो? ए पर्सन हु ओकेजनली, मतलब ये पर्सन कहाँ का है? मुंबई का। उसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस का है मुंबई का। कभी कभी जयपुर आया, कभी कभी जयपुर आया, जयपुर में कोई स्टॉल लगाई, ट्रेड फेयर लगाया, वहाँ से सप्लाई किया और सप्लाई करके वापस चला गया। तो ऐसे पर्सन का जिसका जयपुर में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, इन ए स्टेट और यूटी वेयर ही हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, वहां से यदि आप कभी कभी सप्लाई करते हो तो ये पर्सन जयपुर के लिए क्या हो गया? सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। हैंडीक्राफ्ट के लिए एग्जम्पशन दी हुई है कि उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, लेकिन बाकी सबको तो कराना पड़ेगा ना। तो यदि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना है। तो मैं यहां पे ये बताने जा रहा हूं कि इन्हें रजिस्ट्रेशन कब कराना है। ये लाइबल हुआ जयपुर में, तो जयपुर में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मुंबई में तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो आया कहाँ? जयपुर। जो जयपुर में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कुछ बात समझ में आई बेटा? मीन्स जिस दिन वो लाइबल हो रहा था, नॉर्मली 30 days के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता, लेकिन फॉर सीटीपी
जिस दिन उसका बिजनेस कमेंस हो रहा है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जिस दिन बिजनेस कमेंस हुआ उस दिन वो लाइबल हुआ, क्योंकि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो वहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट आप चेक नहीं करते हो। जब एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट आप चेक नहीं करते हो तो जिस दिन आप बिजनेस कमेंस करोगे आप उसी दिन लाइबल हो। तो जिस दिन आप लाइबल हो मतलब जिस दिन आपने बिजनेस कमेंस किया, तो जिस दिन बिजनेस कमेंस किया तो नॉर्मल जो प्रोविजन है 30 डेज वाला वो इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इसको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 5 डेज प्रायर, एटलीस्ट कम से कम 5 दिन पहले उसे क्या करना पड़ेगा, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सर कहाँ दिया हुआ है, एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब जिस दिन आप लाइबल हो, आप किस दिन लाइबल हो, जिस दिन आपने बिजनेस धंधा ओपन किया, जिस दिन आपने स्टॉल लगाई जयपुर के अंदर। तो जिस दिन आपने जयपुर में स्टॉल लगाई, तो जहां आपने जयपुर में स्टॉल लगाई मतलब जहां आपने स्टॉल लगाई वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जैसे आपने स्टॉल लगाई आप लाइबल हो गए, लाइबल हो गए मतलब आपने बिजनेस कमेंस किया, उसके 5 डेज पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। मतलब ये कि 30 डेज वाला पॉइंट इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। जिनको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन समझ में आ गया वैसा ही कंसेप्ट एनआरटीपी है। कैजुअल के अंदर वो पर्सन मुंबई का होता है, हैदराबाद का होता है, दिल्ली का होता है। दिल्ली का कोई पर्सन जयपुर आया, जयपुर की कोई कंपनी ने जाके दिल्ली के अंदर एग्जीबिशन लगाई, तो ये पर्सन होते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लेकिन विद इन इंडिया। एनआरटीपी कंसेप्ट सीटीपी की तरह ही होता है, फुर फुर फुर। परदेसी तुम आए फिर छोड़ के चले गए। यहाँ पे बात ये आ रही है कि कोई परदेसी आया और फिर चला गया, मतलब नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। मतलब ये कि कोई अमेरिकन कंपनी है जिसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। उन्होंने 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए कोई एग्जीबिशन थी, उन्होंने अपनी स्टॉल लगाई और 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना जितने दिन की भी वो एग्जीबिशन थी अपना सप्लाई किया और सप्लाई करने के बाद बोरा बिस्तर लेके फुर। कुछ बात समझ में आ रही है? तुम आए चले गए, तुम आए और चले गए, और या तो तुम इतना दूर चले गए दिख भी नहीं रहे। कैजुअल के अंदर तो तुम इंडिया में ही थे, या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन में तो वो अमेरिकन कंपनी है, कोई चाइनीज कंपनी है। क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब उसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में ही नहीं, कोई चाइना की कंपनी है, उसका इंडिया में कोई बिजनेस नहीं है। कोई अमेरिकन कंपनीज का कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, कोई भी शॉप, कोई भी दुकान, कोई भी ऑफिस इंडिया में नहीं है, उनकी बात की जा रही है। तो यदि वो 7 दिन के लिए आते हैं और सप्लाई करके वापस चले जाते हैं, कोई फर्नीचर की कंपनी आई, उन्होंने फर्नीचर अपना डिस्प्ले किया और अपना जितना ही फर्नीचर लेके आए बेचा और बेच के चले गए। अब उनको थोड़ी बोल सकते हो कि भैया जिस दिन आप आओगे 30 डेज के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करा लेना। वो बोलते हैं मैं 7 दिन के लिए आया हूँ, मैं अभी लाइबल हुआ, मैं कराऊंगा 7 दिन के अंदर माल बेचा और गायब। अब 7 दिन के बाद कर क्या लूँगे, वो बंदा जयपुर में ही नहीं, मुंबई में ही नहीं, दिल्ली में ही नहीं है, वो तो अमेरिका से आया था, वो जापान से आया था, वो चाइना से आया था। और फिर गवर्नमेंट बड़ी समझदार है, तो गवर्नमेंट ने इसलिए दोनों के लिए कंसेप्ट बनाया, दोनों के लिए एक ही कंसेप्ट बनाया है। क्या कंसेप्ट बनाया है कि चाहे आप सीटीपी हो, चाहे आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, चाहे आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, चाहे आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, क्योंकि ये वहाँ से सप्लाई कर रहे हैं जहाँ उनका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो यदि आप वहाँ से यदि कोई सप्लाई यदि करते हो तो वहाँ पे लाइबल और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो आपको 30 डेज वाला कंसेप्ट नहीं है भैया, 30 डेज वाला कंसेप्ट नहीं है। आपको अप्लाई कब करना पड़ेगा, जिस दिन वो बिजनेस कमेंस करेंगे, जिस दिन वो अपने स्टॉल को लगाएंगे, सप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, उसके 5 डेज पहले उन्हें अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा सीटीपी को भी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को भी।
कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर नॉन रेजिडेंट टैक्स वाला पर्सन वाला एक बार बता दो। तो मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, एक इटली की कंपनी लवाजा कंपनी, तो रियल एग्जांपल बना दिया मैंने। तो यहाँ पे इटली की कंपनी है, दैट इज अ लवाजा कंपनी। इस कंपनी ने क्या किया, ये कॉफ़ी मशीन मार्केट में सेल करती है, इस कंपनी की बहुत सारी कॉफ़ी मशीन आती है। तो इस कंपनी ने क्या किया, मुंबई के अंदर अपनी स्टॉल लगा दी। नहीं, मुझे कोई कमीशन नहीं मिला, लवाजा कंपनी ने कुछ नहीं दिया। एग्जाम्पल समझने के लिए, कंपनी कहाँ की, इटली की कंपनी है, उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस मुंबई इंडिया में नहीं है, इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, कंपनी इटली की है, इटली की कंपनी है। 7 दिन के लिए मुंबई के अंदर कोई एग्जीबिशन लगी, वो आए और अपनी सारी कॉफ़ी मशीन लेके आए और जो पर्सन आए उनको बेच दी और चले गए। तो ये जो पर्सन है जो मुंबई में आके अपनी स्टॉल लगा रहा है और स्टॉल के थ्रू सप्लाई कर रहा है, तो ये जो पर्सन, इसकी मुंबई के अंदर कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, कोई धंधा नहीं है, सिर्फ स्टॉल के थ्रू 7 दिन 10 दिन के लिए सप्लाई करता है। तो ये पर्सन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, ये पर्सन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है। इस पर्सन को बिजनेस कमेंस करने से पहले 5 डेज पहले, बिजनेस कमेंस करने के 5 डेज प्रायर क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सीटीपी को भी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को भी एक बार अपन फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एनआरटीपी भी अपन एक बार फॉर्मेलिटी कर लेते हैं कि लॉ मेकर ने क्या दिया हुआ है। सेक्शन 2 क्लोज 77, सेक्शन 2 क्लोज 77, एनआरटीपी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मीन्स कभी कभी, क्योंकि इटली की कंपनी है, इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, और जब इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो कभी कभी आए और सप्लाई करके चले गए। तो ऑब्वियसली आप इंडिया के लिए, मुंबई के लिए आप क्या माने जाओगे, एनआरटीपी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। एनी पर्सन who occasionally undertake the transactions of supply of goods, supply of services or both, may be as principal, may be as agent या in any other capacity। मतलब इंपॉर्टेंट है, आप सप्लाई करते हो। who has no fixed place of business or residence, ना ही कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है, ना ही कोई रेजिडेंस है इंडिया के अंदर, इंडिया में कोई भी कनेक्शन नहीं है, और वो पर्सन कभी कभी अपनी एग्जीबिशन लगाता है, अपनी कोई स्टॉल लगाता है इंडिया के अंदर, और वहाँ से 10 दिन 15-20 दिन या 1 महीने के लिए सप्लाई करता है और वापस से फुल हो जाता है। तो ये पर्सन जो है एनआरटीपी है, इनके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। सेक्शन 24 रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है भैया तुम्हारे लिए। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अप्लाई कब करना पड़ेगा, जिस दिन आप इंडिया में बिजनेस कमेंस करोगे, मुंबई के अंदर आप बिजनेस कमेंस करोगे या दिल्ली के अंदर बिजनेस कमेंस करोगे, उसके 5 डेज प्रायर, 5 डेज प्रायर। मजा आ गया। या तो मुझे उम्मीद है कि पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और जो आपको दिया हुआ है क्लियरली, सेक्शन 25 सब सेक्शन 1, 2 पॉइंट थे माइंड में बिल्कुल सेट हो गया। करके जाऊंगा मैं, सेट बना के जाऊंगा पूरे प्रोविजंस, क्योंकि बहुत मजा आ रहा है। जब आप लाइबल हो रजिस्ट्रेशन के लिए, आप 30 दिन के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करा लो, 30 डेज के अंदर अप्लाई करो। लेकिन यदि आप सीटीपी एनआरटीपी हो, तो आपके लिए 30 डेज का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। जब आप बिजनेस को कमेंस करोगे, तो बिजनेस को कमेंस करने के एटलीस्ट 5 डेज प्रायर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। किन के लिए, सीटीपी एनआरटीपी के लिए। समझ में आ गई बात सर, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। अब सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 में ही प्रॉब्लम है। इस प्रोविज़न को बताने से पहले कुछ दिखाता हूं, जिससे कि आपको समझ में आए कि प्रोविज़न बना क्या है। इसको तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो खुद ही बना लेंगे अब। और वैसे भी तुम लोगों को समझ में आ गया, सर वी आर नॉट द लॉ रीडर्स, वी आर द लॉ मेकर्स। हम कानून पढ़ते कहाँ हैं, हम तो कानून बनाते हैं। वी आर जीनियस। बड़ा मज़ा आता है, हमें इंटरप्रेट करना है, क्योंकि बिना किसी रीज़न से कुछ भी नहीं होता। जब भी कोई प्रोविजन बनता है तो देयर इज ऑलवेज सम रीजंस। ये क्या है, ये थोड़ा सा तुम लोगों को आइडिया होगा, नहीं आइडिया तो कस्टम्स के अंदर बहुत डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ इतना रेलिवेंट नहीं है, कस्टम्स में तो बहुत मजा आएगा।
वैसे प्रॉपर्ली दिख रहा होगा मुझे उम्मीद है, मैं भी थोड़ा बोलने का ट्राई करता हूँ जिससे कि स्क्रीन पे जो भी दिख रहा हो तुम लोगों को प्रॉपर विजिबल हो। उम्मीद है विजिबल ही होगा। ये बेस लाइन है, दिख गया बेस लाइन। तो फॉर एग्जांपल जो बाउंड्रीज है जो आपकी बेस लाइन है इंडिया की, उसके जो 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया, ये अपना फॉर एग्जांपल 12 नॉटिकल माइल्स, ये जो 12 नॉटिकल माइल्स है मतलब जो इंडिया की जो बाउंड्रीज हैं, जो इंडिया की जो बाउंड्रीज है, जो बेस लाइन है, उस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है उसे अपन बोलते हैं TWI, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। बड़े ध्यान से देखना, पानी है आपकी जो बेस लाइन है, तो जो बेस लाइन जो है जिसे अपन कोस्टल लाइन भी बोलते हैं, तो उसके 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है उसे अपन बोलते हैं TWI, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। और जनरली इंडिया की डेफिनेशन में दिया हुआ भी होता है इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की डेफिनेशन में दिया हुआ भी है टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया है वो तो इंडिया है ही, जो इंडिया की जो कोस्टल लाइन और बेस लाइन है, उस बेस लाइन से जो 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है वो भी इंडिया के अंदर कवर्ड है। यहां से समझ में आई बात? चल बिल्कुल समझ में आ रही है बात। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को समझना। ये इंडिया का मैप है, दिस इज इंडिया, शायद दिख रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मुंबई है, मैं लिख भी देता हूं, दिस इज द मुंबई, शायद जो मैंने लिखा है वो दिख रहा होगा आई थिंक। ये मुंबई है, ये अपना क्या है महाराष्ट्र, क्या लिखा है महाराष्ट्र। ये क्या है कर्नाटक, ये क्या है कर्नाटक। ठीक है, मुझे यहाँ पे इंडिया का मैप पढ़ाने के लिए आया नहीं हूँ, मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। यदि मैं मुंबई में हूँ, ध्यान से देखना, दिस इज द मुंबई, मुंबई हो गया ये अपना, राइट, ये अपना मुंबई है, राइट, महाराष्ट्र पूरा कंप्लीट, मुंबई महाराष्ट्र। तो ये जो महाराष्ट्र एक स्टेट है, यदि मैं यहाँ से, यदि प्लेस ऑफ बिजनेस है यदि मेरा, और यदि मेरी कोई दुकान कोई भी ऑफिस यदि मेरा महाराष्ट्र में है, तो मैं महाराष्ट्र से सप्लाई कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान से देखना, यदि ये तो गोवा है, ये तो अलग है अपना। फॉर एग्जाम्पल ये मुंबई है, मुंबई से यदि फॉर एग्जाम्पल आप 12 नॉटिकल माइल्स तक यदि आप एक्सटेंड करते हो, तो यदि आप मुंबई से यदि आप सप्लाई करते हो तो आपको मुंबई महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन आपका जो ऑफिस है जहां से आप सप्लाई कर रहे हो, जहां से आप सप्लाई कर रहे हो मुंबई नहीं है, आपने जो सप्लाईज की, आपने सप्लाईज की फ्रॉम दिस एरिया। ये एरिया कौन से स्टेट में आया बताओ मुझे, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन आपको जो करवाना है वो स्टेट और यूटी में कराना है। यदि मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस यदि महाराष्ट्र में है तो मुझे रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में कराना पड़ेगा, यदि मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस यदि गोवा में है तो मुझे रजिस्ट्रेशन गोवा में कराना पड़ेगा, यूटी। लेकिन मैं यहां पे ये बात कह रहा हूं कि यदि मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस ना तो गोवा में ना महाराष्ट्र में, मैं तो जो सप्लाईज कर रहा हूं फ्रॉम द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। वापस से बोलता हूँ, समझना मेरी बात ध्यान से। मैं सप्लाई कहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से, देखो कहाँ से, यहाँ से। तो मैंने मुंबई में नहीं हूँ, 12 नॉटिकल माइल्स में जो भी फॉर एग्जांपल मेरी वेसल है वहाँ से मैंने क्या किया, सप्लाईज की। तो यदि मैं 12 नॉटिकल माइल्स से यदि कोई भी सप्लाई यदि करता हूँ, कहीं भी सप्लाई करता हूँ, लेकिन मैंने सप्लाई कहाँ से की, फ्रॉम द 12 नॉटिकल माइल्स। यदि इन एरिया के अंदर यदि आप कोई भी सप्लाईज करते हो और यहाँ से यदि आप कोई भी सप्लाई करते हो तो रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे कराना पड़ेगा। सर ये कौन से स्टेट में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, स्टेट में होता है, यूटी में होता है। सर ये कोई स्टेट और यूटी तो है ही नहीं। सर ये तो अपनी बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया, सर ये भी इंडिया का पार्ट है, ये भी इंडिया का पार्ट है, तो रजिस्ट्रेशन तो आपको कराना पड़ेगा। लेकिन कौन सा स्टेट, क्योंकि इस एरिया से कर्नाटक भी आता है और गुजरात भी आता है। तो आपको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि जो आपका 12 नॉटिकल माइल से जो आपका टेरिटोरियल वाटर से वो कौन से स्टेट और यूटी से ज़्यादा कनेक्टेड है, और जिस स्टेट और यूटी से ज़्यादा कनेक्टेड है उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये इंडिया का मैप दिखाने का जो पर्पस था वो प्रैक्टिकली समझाना था। क्या प्रॉब्लम थी, समझना बात। प्रॉब्लम
ये प्रॉब्लम किसके साथ कनेक्टेड है? सेक्शन 25 सब सेक्शन 1। शायद रीजन भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 क्या कहता है, जहां से भी आप सप्लाई करते हो रजिस्ट्रेशन आपको उन स्टेट और यूटी में करवाना पड़ता है। तो इसलिए बन गया 25 सब सेक्शन 1 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन आया। किसके लिए आया? एवरी पर्सन हु मेक्स ए सप्लाई फ्रॉम द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। यदि आप सप्लाई मुंबई से करते हो, यदि आप सप्लाई कर्नाटक से करते हो, यदि आप सप्लाई तमिलनाडु से करते हो, यदि आप सप्लाई जयपुर से करते हो, तो ये एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस पॉइंट इज एप्लीकेबल व्हेन यू आर मेकिंग अ सप्लाई फ्रॉम द TWI। और TWI मैंने अभी दिखा दिया। तो ऑब्वियसली आपका जो रजिस्ट्रेशन होता था वो आपका स्टेट और यूटी में होता था, और आप सप्लाई कहां से कर रहे हो? TWI। तो TWI का एरिया आपको देखना पड़ेगा जिस स्टेट या यूटी से ज़्यादा कनेक्टेड है, जो ज़्यादा नियरेस्ट है, उन स्टेट और यूटी में आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। इन दी कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट, क्या वर्ड है बेटा? नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एप्रोप्रिएट बेस लाइन्स लोकेटेड। मतलब ये कि जो टेरिटरी वाटर्स में आप सप्लाई करने जा रहे हो वो कौन से स्टेट और यूटी से ज़्यादा कनेक्टेड है, ज़्यादा नियरेस्ट है, और जहाँ से आप नियरेस्ट है वहाँ पे आपको क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और नॉर्मली रजिस्ट्रेशन कितने दिनों में होता है? 150 डेज। कितने दिनों में होता है? 150 या 120? फिर तुमसे ही बात कर रहा हूं मैं, बार बार प्रोविजन बताने की आदत नहीं है अपने। अपन ने पहले ही बोल दिया था कि रजिस्ट्रेशन आपको कितने दिनों में कराना पड़ता है? 30 डेज ना, तो 30 डेज ही आएगा ना। कोई नया कंसेप्ट थोड़ी, एक प्रॉब्लम थी ओनली स्टेट और यूटी की, उसके लिए ये एक्सप्लेनेशन आ गया। तो जब भी आपको कोई बोले कि आपको रजिस्ट्रेशन कितने दिनों में कराना है, 30 डेज 30 डेज 30 डेज, जिस दिन आप लाइबल हुए, तो जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो उसके हाँ बोलो ना, 30 डेज। यस, मजा आ रहा है बहुत। 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा फॉर रजिस्ट्रेशन। ओनली एक्सेप्शन है CTP NRTP। यहां पे मैंने CTP की बात नहीं की। CTP यदि NRTP हुआ किसी भी पॉइंट में, तब तो बिजनेस कमेंस करने के 5 डेज प्रायर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अदरवाइज जब भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो जिस दिन आप लाइबल हो उसके 30 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये पॉइंट इसके लिए नहीं है, ये पॉइंट तो हमें पहले से पता था। ये जो मेनली जो कंसेप्ट बनाया हुआ है वो इसके लिए बना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। क्या थी प्रॉब्लम? ये थी दिस इज अ प्रॉब्लम कि यदि आप महाराष्ट्र के बाहर जो टेरिटोरियल वाटर्स है, यदि आप वहाँ से सप्लाई करते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से स्टेट और कौन से यूनियन टेरिटरी से ज़्यादा कनेक्टेड है। जिस स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर वो उसका एरिया कनेक्टेड होगा तो उस स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर आपको क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। नाउ वी कम टू द प्रोवाइडेड फर्दर दैट। ये प्रोवाइडेड फर्दर दैट का कंसेप्ट क्या है, रीजन क्या है वो समझना। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस जयपुर में और मेरा एक प्लेस ऑफ बिजनेस अजमेर में, दोनों कहाँ हैं? इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? राजस्थान में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और जनरली आपको सिंगल रजिस्ट्रेशन मिलता है, क्योंकि ये कंसेप्ट आगे आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंट दे देता हूँ। अभी जस्ट हमें पढ़ना ही है, अलग से सेक्शन है, क्योंकि अभी अपन बात कर रहे हैं सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 की। तो 25 सब सेक्शन 1 के अंदर आपको ये दिया हुआ है कि जहाँ भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो जिस स्टेट में वो प्लेस ऑफ बिजनेस है जहाँ से आप सप्लाई करते हो, उस स्टेट और यूटी में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो यदि मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस यदि जयपुर में, अजमेर में, अलवर में, यदि मेरे जहाँ जहाँ प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये सारे प्लेस ऑफ बिजनेस मेरे राजस्थान स्टेट में, तो राजस्थान स्टेट में मुझे क्या करना होगा? सिंगल रजिस्ट्रेशन कराना होगा, एक ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एक पॉइंट है जो आगे आएगा,
आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन भी मिल सकता है, कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जो भी रजिस्ट्रेशन है जीएसटी के अंदर वो आपका स्टेट वाइज है। क्या याद करना है, जो भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है वो आपको स्टेट वाइज या यूटी वाइज है, मतलब जिन जिन स्टेट में आपके बिजनेस है उन स्टेट में, एरिया वाइज नहीं है, बिजनेस वाइज नहीं है। यदि एक ही स्टेट में आपके 15 बिजनेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली पॉइंट है कि जिन जिन स्टेट में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उन स्टेट में आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वो भी आपको सिंगल रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो फिर एक प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम ये है कि देयर इज ए कंपनी ए लिमिटेड। बड़े ध्यान से देखना, एक कंपनी जिसका नाम है ए लिमिटेड, इस कंपनी की 2 यूनिट है, एक यूनिट है यूनिट 1 और यूनिट 2। देयर इज ए कंपनी ए लिमिटेड की 2 यूनिट है, दोनों राजस्थान में है। एक यूनिट 1 है जयपुर में राजस्थान में, और दूसरा यूनिट है SEZ अजमेर रोड राजस्थान। एक कंपनी जिसकी 2 यूनिट है, 2 प्लेस ऑफ बिजनेस है, और दोनों प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, राजस्थान में है, लेकिन एक है नॉर्मल यूनिट और जो दूसरा यूनिट है वो क्या है, SEZ में। दूसरा यूनिट क्या है, SEZ। जनरली आपको रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज मिलता है, और स्टेट में जितने भी आपके प्लेस ऑफ बिजनेस है रजिस्ट्रेशन आपको एक ही मिलेगा, इंडिविजुअल सिंगल रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा। लेकिन यदि एक ही स्टेट में, मतलब आपको एक ही रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अप्लाई करना है, आपको इंडिविजुअली अप्लाई करना है जिन जिन स्टेट में, मतलब रजिस्ट्रेशन आपका स्टेट वाइज होता है, यूटी वाइज होता है। लेकिन प्रॉब्लम है यदि आपका एक ही स्टेट में 2 प्लेस ऑफ बिजनेस है, एक आपकी नॉर्मल यूनिट है और दूसरी यदि आपकी SEZ यूनिट है, तो देन इवन बोथ लोकेटेड इन द सेम स्टेट। नॉर्मल मतलब नॉन SEZ यूनिट, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, नॉन SEZ यूनिट, और ये क्या हो गया, SEZ यूनिट। तो एक आपकी नॉन SEZ यूनिट है और दूसरी आपकी SEZ यूनिट है, और दोनों एक ही स्टेट के अंदर लोकेटेड है, फॉर एग्जांपल राजस्थान। तब भी आपको क्या करना होगा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, कंपलसरी है। मींस नॉन SEZ और SEZ इनके दोनों के क्या होंगे, सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना होगा, दोनों को सेपरेटली रजिस्टर्ड कराना होगा, मैंडेटरी है। सर मैं एक ही करा लूँ तो, मैं एक चार्टर लगा दूँ तो, सर मतलब ये कि यदि एक ही पर्सन है एक ही स्टेट में या एक ही एरिया में, जयपुर में ही, यदि मेरे 2 प्लेस ऑफ बिजनेस हैं तो मुझे एक ही रजिस्ट्रेशन कराना होता है, कंपलसरी 2 रजिस्ट्रेशन कराने की कभी जरूरत नहीं होती। एक स्टेट में एक ही हो, मैं 2 लेना चाहूँ वो एक अलग बात है, वो आगे आएगा। लेकिन यदि एक स्टेट में मैं जितने ही प्लेस ऑफ बिजनेस हैं, चाहे मेरे 1000 ही प्लेस ऑफ बिजनेस हैं, मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए एक ही अप्लाई करना पड़ता है, मैंडेटरी, 1 स्टेट 1 रजिस्ट्रेशन। लेकिन यदि एक ही स्टेट में या एक ही एरिया में मेरी 2 यूनिट है, 1 नॉन SEZ है और अनदर इज SEZ है, तो कंपलसरी मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों के रजिस्ट्रेशन अलग अलग कराना पड़ेंगे। सर वॉलेंट्री है, कंपलसरी है, कंपलसरी शैल हैव टू, ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। मतलब ये इस तरीके से हुआ कि एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन होता है, एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन होता है, चाहे आपके कितने भी प्लेस ऑफ बिजनेस हो। लेकिन यदि एक SEZ एरिया में और एक नॉन SEZ एरिया में, तो दोनों प्लेस ऑफ बिजनेस को आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और उनके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, और जो भी प्रोसेस होगी वो अलग आएगी। तो अभी अपन बात करेंगे नहीं, अभी फिलहाल ये बात करनी है कि दोनों यूनिट को आपको क्या करना होगा, सेपरेट रजिस्टर्ड कराना होगा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा। ये एग्जांपल एक बार देख के लो, समझ में आ ही जाएगा कि एक ही पर्सन है, एक ही कंपनी, उसकी 2 यूनिट है, एक नॉन SEZ एरिया में और एक SEZ एरिया में है, दोनों एक ही स्टेट में लोकेटेड है, फिर भी उनको सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। एक बार प्रोविजो पढ़ लेते हैं। प्रोविजो क्या दिया हुआ है, इसका जो एग्जांपल है, इस कंसेप्ट का एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे जो अपन देख चुके हैं, दिस इज द एग्जांपल। ये एग्जांपल देखने के बाद अपन एक बार प्रोविजो बना लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ए पर्सन हैविंग ए यूनिट इन द SEZ मेरी आपका कोई भी यूनिट है, चाहे SEZ डेवलपर हो
shall have to apply for a separate registration for SEZ unit or for is place of business located outside the SEZ, मतलब नॉन SEZ यूनिट इवन इन द सेम स्टेट, क्योंकि दोनों अलग अलग स्टेट में तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि यदि चाहे SEZ हो चाहे नॉर्मल हो, यदि आपका एक प्लेस ऑफ बिजनेस यदि जयपुर में, दूसरा प्लेस ऑफ बिजनेस यदि आपका मुंबई में, तब तो आपको 2 रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। लेकिन यदि एक ही स्टेट में यदि आपके 2 प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आपको एक ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। चाहे आप 2 करवा लो वो एक अलग बात है, और कंडीशंस भी फॉलो करनी पड़ती है, वो अलग मैटर है। यदि एक ही स्टेट में यदि आपके 2 प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आपको रजिस्ट्रेशन एक ही कराना पड़ता है, लेकिन उसका एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। क्या सर, ये कि यदि आपका वन प्लेस ऑफ बिजनेस SEZ में और दूसरा प्लेस ऑफ बिजनेस आपका नॉन SEZ में, तो दोनों आपके सेपरेटली रजिस्टर्ड होंगे। दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। दिस इज मैंडेटरी, कंपल्सरी। नहीं, ये कंपल्सरी वाला कंपल्सरी नहीं है। मैंने कंपल्सरी बोल दिया गलती से, कोई सेक्शन 24 में चला गया, सेक्शन 24 नहीं पढ़ा रहा हूँ। कंपल्सरी का मतलब ये हुआ कि दोनों का सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा, 2 रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे, 1 इज फॉर नॉन SEZ और 1 इज फॉर SEZ। मेरा कहने का मतलब ये है।